आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से बात स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नंबर 1 पॉइंट जो है, सबसे पहली बात कि 2 डायमेंशन होता है ये। ठीक है ना? बॉडी जो है वो डबल डायमेंशन में जो है वो मूव करती है। और वो जो डबल डायमेंशन है वो किस तरीके का होता है, यानी कि बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करती है और वाई में भी। तो इसकी एग्जाम्पल है कि भाई जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं, ठीक है, या एरोप्लेन जब टेक टेक ऑफ करता है, या किसी चीज़ को हम फेंकते हैं, या जब शेर शिकार के लिए छलांग मारता है, या किसी बॉडी को जब थ्रो किया जाता है, जब बैट्समैन शॉट खेलता है, जब बॉलर बॉल कराता है, तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। उसमें बॉडी जो है वो इस तरीके से मोशन प्रोड्यूस करती है अलॉन्ग दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरीके से, तो ये वाला इसका एक्स डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। सही है। और अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वाई एक्सिस में, ये आ जाएगा इसका वर्टिकल एक्सिस, यानी कि एक्स और वाई दोनों आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। अगर मोशन, ठीक है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर मोशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, या मोशन जो है अलोंग मोशन अलोंग जो है वाई एक्सिस, ठीक है। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा था कि वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेने, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूंगा। जिन बच्चों को लाइट का इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी इंशाल्लाह ताला फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन सही से हो जाए पहले। ठीक है ना? पहली मरतबा कर रहा हूँ रिकॉर्ड इसको। तो मोशन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो एक जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये होती है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि किसके बराबर होता है? वी नॉट एक्स के। सही है। नंबर 1 पॉइंट। एक हमारे पास होती है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सही है। फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि बराबर होता है वी एक्स के। सही है या नहीं सही है? और ये जो वी नॉट एक्स है, यानी कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, ये बराबर होता है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट एक्स, और इससे वी एक्स क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे ही है ना? क्योंकि में कहा जाता है कि मोशन अलोंग दी एक्स एक्सिस जो है, ठीक है ना, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, ऑलवेज क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी इसका वी एक्स और वी नॉट एक्स कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि वी नॉट एक्स, ठीक है, वो जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कितना रहता है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड।
V naught x and Vx are always equal to each other because the motion along the horizontal component, ठीक है ना, is always remains constant. There is no effect of velocity along the horizontal component. तो जो इनिशियल कंडीशन में जो वेलोसिटी रहती है ना, एट द इनिशियल स्टेज, एट द इनिशियल स्टेज जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी कहाँ पर है, फाइनल स्टेज में, ठीक है ना। जब फाइनल स्टेज में वही वेलोसिटी है तो इसका मतलब इस कंडीशन के मुताबिक उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी उसके अंदर नहीं होगा। तो जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो इस कंडीशन के मुताबिक उस सिस्टम का एसेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो। जब भी हम ये बात कहते हैं कि एसेलरेशन अलोंग द एक्स कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, ज़ीरो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है सबको? अब इस डायग्राम पर आ जाइएगा। ये हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना, अलोंग द एक्स कंपोनेंट एंड अलोंग द वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये वाई कंपोनेंट जो है वो ये इसका ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब बॉडी यहाँ से मूव करेगी तो इस वाले पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, एट द इनिशियल स्टेज, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बेटा क्या होगी, वी नॉट एक्स होगी, सही है। फिर बॉडी इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, ये डायरेक्शन अभी सब बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आकर के ये वाला पॉइंट जो होता है इसका, ये कहलाता है मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाता है ये, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पर ये जो वी नॉट एक्स है, जो इनिशियल स्टेज पे इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इनिशियल नहीं रहेगा बल्कि फाइनल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको बोलूँगा वी एक्स, ये वी एक्स, ये वी एक्स, तो ये क्या है, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, ये वी एक्स। तो चूंकि ये आपस में बराबर होते हैं, वी नॉट एक्स और वी एक्स से कोई फर्क नहीं है, तो आप यहाँ पे वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स भी बता सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जब यहाँ पर बॉडी पहुँचेगी तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट में फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे लीनियर मोशन में जब हम बात करते हैं, जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और जब बॉडी नीचे आती है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इसका मैक्सिमम हाइट वाला, इस हाइट पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, ज़ीरो। और जो सॉरी फाइनल वेलोसिटी जो होती है फॉर अपवर्ड मोशन वो क्या होती है, ज़ीरो। और जब बॉडी नीचे की तरफ आने स्टार्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, ज़ीरो। तो इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर, हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर क्या होता है कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगा, अब मोशन अलोंग दी वाई एक्सिस के बारे में बात करना पड़ेगा पहले। मोशन अलोंग दी वाई एक्सिस को अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो जिस तरीके से इसमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसमें क्या होता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सही है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये किसके बराबर होता है, वी नॉट वाई के, ठीक है। और इसमें एक चीज़ क्या है भाई, एक चीज़ है इसके अंदर, इनिशियल, सॉरी फाइनल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, सही है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वी वाई के, ठीक है। अब जैसे वी नॉट वाई है ना, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी वाई साइन थीटा,
ये होता है ना फार्मूला, ये कोई और सा है। इसी तरीके से ये वाला है ना वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, है ना फार्मूला ये। तो ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर है, वी वाई के। तो इस वाले, तो मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग द वाई एक्सिस की जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने अभी आपके सामने मेंशन की है, और इसको और आगे देखते जाएंगे अभी। अभी इस वाले पॉइंट पर वापस आ जाएं, ये जो हमारा मैक्सिमम हाइट है, तो इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर चूंकि बॉडी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, जब बॉडी नीचे आने स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगा वी नॉट वाई, वो कितना हम कंसिडर करेंगे, ज़ीरो। ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ये जो मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट को हम इंडिकेट करवाते हैं चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन में, किससे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वाई से। और इसको हम जब भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या पुट करते हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से सेट करते हो तो एस की जगह क्या रहता है, वाई इज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई टी। बॉडी ऊपर जा रही है तो प्लस की जगह क्या रहेगा, माइनस ये हाफ, और ए की जगह क्या रहेगा, जी, और इसकी जगह क्या रहेगा, टी स्क्वायर, वैसे का वैसे ये इक्वेशन भी आप लोगों ने बनाया है, याद आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसको देखें अभी। इसी तरीके से अलोंग दी वाई एक्सिस में एक फार्मूला हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इस वाले में आएगा एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, वी टी। ठीक है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। सही है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, तो यहाँ पे क्या रहता है, वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। सही है। इसी तरीके से अगर ये वाई एक्सिस पे हम देखते हैं तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इजिकल टू क्या होता है, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जो है वो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस से क्या होता है, वी नॉट बाई, यहाँ पे बताया था मैंने आप लोगों को, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, वी नॉट बाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वी आई जो है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई। ठीक है, और अगर बॉडी ऊपर जा रही है, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, बॉडी हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या लगेगा बेटा, माइनस, ए की जगह क्या लगेगा, जी, और ये टी। सही है। इसी तरीके से ये फार्मूला बता दिया मैंने, ऐसे इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये किस में चेंज हो जाता है, एस की जगह, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल की जगह वाई इज इक्वल टू। ठीक है, चूंकि वर्टिकल एक्सिस है तो वी आई जो है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी नॉट वाई, फिर ये वाला टी वैसे ही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, और ये हाफ आएगा, और ये एसेलरेशन यहाँ पे पुट हुआ है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो बॉडी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, तो ए की जगह क्या रहेगा, ये जी, और ये वाला क्या रहेगा, टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू वी नॉट बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, जैसे टू ए एस
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 में कोई ऐसा खास काम नहीं है, ना ऐसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इस वाले इक्वेशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से सॉल्व नहीं करते, सही है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ को दिखा रहा हूँ, ज़रा इसको देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स में चीज़ों को। ये क्लियर नज़र आ रहा है? जूम कर दें, जूम करने से अच्छा इसको घुमा देते हैं। हाँ भाई, 2 डायमेंशनल मोशन नज़र आ रहा है? तो इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसमें जो बॉडी का एंगल बन रहा होता है वो या तो थीटा से, उसका जो एंगल होता है थीटा या तो 0 से ज़्यादा होता है तो 90 से कम, क्योंकि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बॉडी यूं जा रही है, तो अगर यहाँ पे हम एंगल देखेंगे तो ये इस तरीके से एंगल की रोटेशन जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये 0 से तो ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये एंगल जो है थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 0, जिसका थीटा बन रहा है। और यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 90। तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा इससे, 90 डिग्री से। व्हेन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूसेस देन थीटा, थीटा जो है, जो थीटा होता है वो या तो बड़ा होता है 0 डिग्री से, या थीटा जो है, ठीक है ना, छोटा होता है किससे, 90 डिग्री से। ये बात समझ में आ गई भाई? अब उसके बाद इधर आ रही है, जरा इस वाले फॉर्मूले को चेक करिएगा आप लोग। ऐसे कर दे रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ, तो क्या नजर नहीं आ रहा? मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आ रहे नजर? मोबाइल घुमा लीजिए। अच्छा, लैपटॉप है। असल में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा।
अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा ना स्क्रीन शेयर करने के लिए, तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो गायब हो जाएगा। अच्छा, हाइट का तो फॉर्मूला पता है ना, हाइट h इजिकल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। अभी मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से आप देख लें। टाइम का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा। अब मैं इसको लिख करके भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई, एक तो चीज़ है हमारे पास टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, होती है ना ये चीज़। ये नजर आ रहा है सबको अब, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। हाँ, ये नजर आ रहा है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो इस टाइम का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। पढ़ा है ये सब फॉर्मूला जो है वो नींद से उठा के भी कोई बोले तो आप लोगों को आना चाहिए। फिर इसी तरीके से होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टी जो है टी प्लस टी हो जाता है, क्या हो जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, और उसके साथ क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। दोनों को ऐड करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये किसका फॉर्मूला है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। सही है। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट जो है हमारे पास क्या है, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। यही फार्मूला होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। ये मैक्सिमम हाइट का है। और इसी तरीके से एक होता है रेंज का। तो रेंज आप लोगों को पता है, ये क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और इसके साथ क्या लगता है, साइन टू थीटा का फंक्शन। अब इस रेंज को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर रेंज आपको क्या रखना है, मैक्सिमम, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर रेंज क्या हो हमारा, मैक्सिमम, तो उसके लिए हम थीटा कितना पुट कर देते हैं, 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री में मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। यहाँ पे आप 45 पुट करेंगे ना, इस वाले कंडीशन में ही 45 पुट करेंगे, तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 90। तो साइन 90 कितना हो जाता है, 1। साइन 90 कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पुट करेंगे 45, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो साइन 90 बनेगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 जब इस वी नॉट स्क्वायर ओवर जी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, ये वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है। मिनिमम रेंज कितना हो जाएगा, 0।
तो मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए एंगल कितना पुट करते हैं, 45 डिग्री। सही है। और एक बात और सुन लीजिए, एक चीज़ होती है, जिस तरीके से मैक्सिमम रेंज अंडरस्टूड है ना 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, उसी तरीके से एक चीज़ और अंडरस्टूड है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, मतलब कोई सा भी रेंज कितना ही क्यों ना हो, अगर उसका हाफ रेंज निकालना है तो उस रेंज के लिए हम जो थीटा पुट करते हैं वो कितना पुट करते हैं, 15 डिग्री। ये बात आप याद रखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज अगर होगा, ठीक है ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज अगर होगा, ठीक है, तो उसके लिए एंगल कितना है, 15 डिग्री। सही है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। अब रेंज में दो तरीके के रेंज होते हैं। कितने किस्म के होते हैं, दो। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि रेंज डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम करें 90 डिग्री आ जाए। एग्जाम्पल 45 प्लस 45 कितना आंसर आएगा, 90 डिग्री। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 50 प्लस 40 कितना आंसर आएगा, 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दो एंगल को हम सम करें और आंसर कितना आ जाए, 90, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो एंगल को सम करें और आंसर कितना आ जाए, 180, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमारे पास इसमें काम नहीं है, हमारे पास काम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, जैसे फर्स्ट कर लेते हैं, एक रेंज जो है, एक रेंज जो है वो हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, चूंकि रेंज एक डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट मीटर होती है। तो रेंज 30 डिग्री के ऊपर सपोज हमें मिल रहा है 25 मीटर। कितना मिल रहा है, 30 डिग्री पे कितना मिल रहा है, 25 मीटर। तो एक ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पे दोबारा रेंज कितना मिल जाए, 25 मीटर। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सहारा लेंगे कि 30 में कितना ऐड करें, 30 में हम कितना ऐड करें कि आंसर 90 हो जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे बेटा, 60। तो इसका मतलब रेंज सेम लाने के लिए, रेंज सेम लाने के लिए हम क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री होगा तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 मीटर। तो ये 30 प्लस 60 जो बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एट विच द रेंजेस आर इक्वल टू ईच अदर। ये आर और ये आर डैश, यानी कि आर और आर डैश आपस में क्या होते हैं, बराबर। और ऐसा कब होता है, जब एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। सही है ना, एंगल जब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज क्या होते हैं, बराबर। ठीक है। अब एक जैसे फर्स्ट कर लेते हैं, एक एंगल आपको दिया हुआ थीटा पाई बाई 3, क्या दिया हुआ है, पाई बाई 3। और एक थीटा दिया हुआ है पाई बाई 6। तो पाई के माने क्या होता है, 180। तो ऊपर क्या रहेगा, 180। पाई की जगह क्या आ गया, 180। नीचे क्या आएगा, 3। तो 3 1 और 3 6 जा, ठीक है, तो 60 डिग्री आ गया। अब इस वाले को चेक करते हैं, पाई बाई 6। तो यहाँ पे कितना आएगा, 180। और नीचे क्या आएगा,
मीटिंग एंड हो गई, दोबारा ज्वाइन करता हूँ। 478 581 9433 ज्वाइन मीटिंग। हाँ भाई, आगे सारे वापस। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज में। तो रेंज में एक थीटा हमने क्या पुट किया भाई, कि भाई पाई/3 पुट कर दिया, और एक हमने क्या पुट किया, पाई/6। तो पाई/3 को सॉल्व किया तो आंसर है हमारे पास कितना, 60 डिग्री। और जब हम पाई/6 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नीचे 6 लगा दिया, तो 6 1 द 6 3 द 18, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 30। तो अगर हमारे पास पाई/3 लिखा हुआ हो और एक और इसके साथ लिखा हुआ हो हमारे पास कितना बेटा, पाई/6, ठीक है। तो ये पाई/3 और पाई/6 भी क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये थीटा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, मतलब इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो रेंज हमें इस वाले के ऊपर मिलेगा वही रेंज हमें इस वाले के ऊपर भी मिलेगा। तो दोनों का रेंज क्या होगा, बराबर। तो अगर एक आर है तो दूसरा वाला क्या होगा, आर डैश, और दोनों का रेंज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बात ये पता चल रही है कि व्हेन एवर देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन एट दैट एंगल द रेंजेस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। दोनों का रेंज जो होगा वो बराबर होगा हमेशा। बात समझ में आ गई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का चक्कर। ठीक है भाई, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को पता है कि एक कंडीशन आपने पढ़ा हुआ है कि जो मैक्सिमम रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। ये कंडीशन पढ़ी थी ना, 4H मैक्सिमम, कि मैक्सिमम रेंज यानी कि आर मैक्स, ये बराबर होता है किसके, 4 टाइम ऑफ हाइट के। पढ़ा था सबने ये। ये सारे फार्मूलाज वगैरह हैं जो आपके काम आएंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। इन कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। अब आर मैक्स है तो आर मैक्स किसके बराबर हो सकता है, ये V0² / G हो सकता है। और इसके लिए क्या आ सकता है, 4। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, V0² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G, होता है ना ऐसा। तो इसको आगे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके का सवाल होगा उस तरीके से सवाल को हम सॉल्व करेंगे कंडीशन को यूज़ करते हुए। सही है। एक सवाल लिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा इसको। ये सवाल नज़र आ रहा है, A ball P is dropped vertically from the top of a building। नजर आया सबको।
49 meter high. At the same time, another ball पढ़ रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। तो सवाल ये है कि एक बॉल है टी, जिसको ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 49 मीटर हाई, और उसकी हाइट कितनी है, 49 मीटर है। ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल क्यू, और दूसरी बॉल जो कि क्यू है, तो पी और क्यू का आप समझ लें कि दो अलग अलग बॉल है, एक रेड है और एक ब्लू है, सही है ना। एट द सेम टाइम अनदर बॉल क्यू इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद a स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इस सवाल की जो कंडीशन है वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि इस सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ गायब हो रहे हो बेटा अनीक। ये देखें, कह रहे कि एक बॉल पी है और एक बॉल क्या है, क्यू। न्यूमेरिकल है ये। ठीक है। एक बॉल पी और एक बॉल क्यू। बॉल पी को जो है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है, और उसके पास एक बॉल है, इस बॉल को वो ड्रॉप कर देता है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो बता रहे हैं कि 49 मीटर है। ठीक है। और एक दूसरी बॉल जो क्यू है, उसको ये बच्चा क्या कर रहा है, इस तरीके से थ्रो कर रहा है। तो जब इसको थ्रो करेगा तो इसकी स्पीड बता रहे हैं कि भाई इनिशियल स्पीड से वो थ्रो करता है, और वो कितनी है, 21 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 21 मीटर पर सेकेंड। सवाल ये पूछ रहे हैं, ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा। सवाल समझ में आया। हाँ। तो सवाल में समझ में आ चुका है, तो ये इसमें अब ये पूछना चाह रहे हैं, ऑप्शन देखिएगा। लिखा हुआ है ऑप्शन ए बी सी, नजर आया। लिखा हुआ है बॉल पी विल रीच फर्स्ट देन बॉल क्यू। पहले बॉल पी जो है वो पहले पहुंचेगी क्यू के मुकाबले में। बॉल क्यू विल रीच फर्स्ट देन बॉल पी, और बॉल क्यू जो है वो बॉल पी के मुकाबले में पहले पहुंचेगी। और फिर कह रहे हैं कि बोथ बॉल्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, और दोनों बॉल जो है वो ज़मीन पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो इसमें सही आंसर जो होगा, चूँकि आपको बता दिया गया है कि मोशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से आज़ाद होता है। ठीक है। और उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो चाहे बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे, चाहे हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, दोनों ही बॉडी जो है वो सेम टाइम पर आकर के जो है वो ज़मीन से कोलाइड करेगी। जब इसको आप थ्रो करिएगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये मूव करेगा, जब आप इसको थ्रो करिएगा तो ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा। दोनों बॉडी जो है वो सेम टाइम पर आके ज़मीन से स्ट्राइक करेगा, until and unless the system must have to be isolated। जब तक सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। आ रही है ना बात समझ में। अब आप किसी बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाएं, ठीक है, जैसे सदर में जो है वो स्टेट बैंक है, 25-30 इमारत हैं, उसकी बिल्डिंगें हैं, ठीक है ना। आप टॉप पे चले हैं, टॉप पे जाने के बाद एक बॉल ड्रॉप करें और एक को वर्टिकली थ्रो करें, तो आपको ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं होगा, क्योंकि या फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का जिक्र नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। बात समझ में आ गई। तो बोथ द बॉल विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम।
हेलो। अब एक और सवाल दिखा रहा हूँ, उसका भी आप लोग जवाब दें, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये क्या लिखा हुआ है? A bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally. ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 1। A bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally with a speed of 600 km per hour. If the air resistance is negligible, the bomb will reach the ground in 5 seconds. When the altitude of the plane is approximately, तो बोला एक बॉम्ब को जो है वो ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एरोप्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है स्ट्रेट, ठीक है ना? और वो क्या करता है कि 600 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये कंडीशन लगाई हुई है, तो बताइए द बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो बॉम्ब जो है वो ज़मीन पर 5 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो बताइए बिल्डिंग की हाइट या एरोप्लेन की हाइट कितनी है व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन इज अप्रोक्सीमेटली। सॉल्व करके बताइए भाई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो हो रहा है नहीं। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, ये वाला जो सवाल है हमारा। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग horizontally with a speed of 600 km per hour. If the air resistance is negligible, the bomb will reach the ground in 5 seconds when the altitude of the plane is approximately. Altitude यानी कि हाइट बताना है आपको। सवाल समझ में आ गया सबको? सबसे पूछ रहा हूँ, सब बताएं, सवाल समझ में आ गया? हाँ, सवाल सबको समझ में आ गया है, जवाब भी समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक एरोप्लेन है, सही है ना? आप लोगों को पता है एरोप्लेन कैसा होता है आजकल, कहीं ये भी गिर जाता है। सही है, ये 2022 का मॉडल है। अब ये एक जो है ना बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, सही है, और ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में है, सही है ना? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मोशन में, तो इसकी स्पीड बता रहे हैं कि ये 600 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। यही बोल रहे हैं ना, कुछ और कह रहे हैं? 600 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, नजर आ रहा है? स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बॉम्ब ज़मीन पर कितने टाइम में पहुंचता है, 5 सेकंड में। तो टाइम है आपके पास, 5 सेकंड में बॉम्ब ज़मीन पे पहुंच जाएगा। सही है भाई। दूसरी चीज़ क्या है कि और क्या मेंशन है हम लोगों को, बस और कोई चीज़ मेंशन नहीं है। सवाल एक मरतबा दोबारा देख लें। एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया एरोप्लेन से हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए, उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर थी। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करवा दिया गया है। तो बताइए, और बॉम्ब जो है ज़मीन पर पहुंचता है 5 सेकंड में। तो बताइए जो एरोप्लेन की हाइट थी वो कितनी थी। ठीक है ना, आपको हाइट बतानी है कि एल्टीट्यूड के माने क्या होता है, ये जो एल्टीट्यूड है इसके माने क्या होता है, हाइट। तो आपको हाइट बतानी है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास, अब एच इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी। ठीक है ना, बॉम्ब चूंकि नीचे आ रहा है तो प्लस का हाफ, और ये जी टी स्क्वायर। सही है या नहीं है? बॉम्ब जब यहाँ से ड्रॉप होगा ना, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये जो वेलोसिटी है उसकी क्या होगी, जीरो। तो ये फैक्टर पूरा क्या हो रहेगा, जीरो। ये एच इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये हाफ, और जी की जगह क्या रहेगा 9.8, और टी स्क्वायर की जगह 5 सेकंड लग रहा है ना, तो 5 का क्या हो रहेगा स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25, ये 9.8। ठीक है ना, ये 9.8 है, और ये डिवाइड बाई 2 है, यानी कि हाफ। तो ये रहेगा 4.9, 25, ये तकरीबन 125 इसका आंसर आ जाएगा मीटर। आप इसको कैलकुलेट कर लें। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9 हो जाएगा। 4.9 तकरीबन 5 के बराबर होता है। ये जो हाइट है ना 9.8 है, आंसर क्या आ रहा है इसका 122.5। तो हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास जो ऑप्शन है 50 मीटर है, 75 मीटर है, 125 मीटर है, 250 मीटर है। 1225 का ऑप्शन नहीं है, तो हम करीब वाला ले लेंगे। 1225 के करीब कौन सा है, 125 मीटर है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 9.8 है, 9.8 को जब आप 2 से डिवाइड करिएगा, हाँ जी 10 ले लेते हैं, लेकिन चूंकि हमने कभी लिया नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसको भी देख लें कि 9.8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर क्या रहेगा 4.9। तो 4.9 और 5 में कोई फ़र्क नहीं है, 4.9 5 के बराबर होता है। तो 5 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 125। तो हाइट कितनी है इसकी 125 मीटर। तो ये वाला जो फैक्टर था कि जब उसको हम ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के नतीजे में जो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी, क्योंकि जो आपका एरोप्लेन है ना वो किससे मूव कर रहा था, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी थी 600 किलोमीटर पर आवर। तो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या होगी उस टाइम, जीरो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में था। तो ये फैक्टर जब जीरो होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ जीरो आ गया। जीरो के बाद हमने इसको सॉल्व किया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी की जगह 9.8 आ गया, टी की जगह 5 आ गया, 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया 9.8, और ये 2 डिवाइड हो रहा था डिवाइड में रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 125 मीटर। तो द एल्टीट्यूड ऑफ द एरोप्लेन शुड बी इक्वल टू 125 मीटर। बात सब क्वेश्चन में आ गई है। जबीन बेटा, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ इससे पहले का, ठीक है। तो आप यहीं से कंटिन्यू कर लें, बाकी मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा वो चीज़ जो रिकॉर्ड है। आगे चले भाई। आगे न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर देखते हैं क्या होता है।
ये नज़र आ रहा है? रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। ये न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना? ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो आपके पास ये फाइल आपके मोबाइल में आ जाएगा या लैपटॉप में आ जाएगा, तो आप उसमें खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिएगा। अ बॉल इज थ्रोन। ये न्यूमेरिकल नंबर 3। ये तो नज़र आ रहा है ना? अ बॉल इज थ्रोन विद अ हॉरिजॉन्टल। A ball is thrown with a horizontal velocity of 6.0 meter per second. What is horizontal velocity after 3.0? ये 3.0 है, ठीक है? आफ्टर 3.0 सेकेंड ऑफ फ्लाइट, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉल है जिसको थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है? उसकी वेलोसिटी कितनी है? 6.0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 3.0 सेकेंड ऑफ फ्लाइट, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो क्या रहेगा? हाँ, क्यों रहेगा भाई ऐसा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी 6 मीटर पर सेकंड। इसीलिए आंसर क्या रहेगा? 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। बात समझ में आएगी सबको ये? न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है a shot leaves a shot leaves a gun at the rate of 160 meter per second, ठीक है ना? कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस it could be projected and the height to which it would rise। बोल रहा है कि एक बॉल को जो है वो फेंका गया है, या एक गन से जो है वो फायर किया गया है, ठीक है? और गन से जो फायर किया गया है एट द रेट ऑफ 160 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है? 160 मीटर पर सेकंड। तो आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? मालूम करके बताएं टू विच इट कुड प्रोजेक्टेड एट द हाइट टू विच इट वुड राइज। तो आपको बेसिकली इसमें रेंज मालूम करके बताना है।
ये सवाल मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। A shot leaves gun at the rate of 160 meter per second. Calculate the greatest distance it could be projected and the height to which it would rise. तो आपको रेंज भी बताना है और हाइट भी बताना है। अब सवाल को दोबारा समझ लीजिएगा। A shot leaves a gun at a rate of 160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक शॉट यानी कि फायर जो है वो गन से किया गया और उसकी स्पीड कितनी थी 160 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, बताइए वो कितनी दूर जाके गिरेगा। इट कुड बी प्रोजेक्टेड, कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी दूर उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड द हाइट टू विच इट वुड राइज, और बताइए कितनी हाइट तक, कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगा। सही है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगा दिए सबसे पहले तो, आर इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, 160 का स्क्वायर ओवर जी कर दी तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। कितना आ रहा है? पच्चीस सौ साठ। तो बस जिसमें रेंज आ जाएगा ना एक्यूरेट, हाँ बस सही है, जिसमें रेंज एक्यूरेट आ जाएगा अब आंसर चेक कर लें। एक 1560 है, एक 2560 है, एक 3560 है और एक 4560 है। तो हम क्या पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2560। तो 2560 वाला आंसर कौन सा सही है, बी। तो बी ऑप्शन होगा, वही वाला हाइट भी एक्यूरेट होगा। बात समझ में आ गई सबको ये? न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिएगा, नजर आ रहा है। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, वो कौन सा एंगल होगा इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होगा वर्टिकल डिस्टेंस के। At what angle of projection horizontal distance equal to the vertical distance? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के माने क्या है बेटा, रेंज आर, और वर्टिकल डिस्टेंस के माने क्या है, हाइट। तो आर इजिकल टू एच। सवाल समझ में आया आपको? सवाल में कह रहा है एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज जो है वो बराबर होगा वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट के। वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। तो हम दोनों को क्या ले लेंगे, बराबर आर इजिकल टू एच, और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एंगल वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। सवाल समझ में आया? हाँ बेटा आवाज आ रही है, सवाल समझ में आया है नहीं, मुझे तो बताएं। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, मैंने आपको बताया तरीका, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूँ, सही है। ये जो सवाल है
इसमें इसमें आर जो है वो किसके बराबर ले लेंगे, एच के। बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, यही कह रहा था ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है 75.96 डिग्री। ठीक है, चेक करते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये वाला वी नॉट स्क्वायर और ये वाला वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाला जी और ये वाला जी क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इज इक्वल, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है वो वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन थीटा और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा है, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल होगी तो साइन थीटा बचेगा, और कॉस थीटा यहाँ नीचे है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 और ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2, ये आ रहा है। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। ये 2, ये जो 2 है यहाँ रहेगा मतलब 2, ठीक है, तो 2 2 तक कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, ये वाला जो 2 है नीचे, ये वाला 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 से क्या होगा 4, क्या यहाँ पे क्या बचेगा 4, सही है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 4 टेन इनवर्स 4, कितना आंसर आया 75.9, और यहाँ पे आंसर कितना है मेरे पास, अच्छा हमारे पास आंसर जो है ना इस फॉर्म में टेन इनवर्स 4 के फॉर्म में, ये देख लीजिए, ये रहा, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स 4, आ गया नजर। सही है, अब आगे देखें, न्यूमेरिकल नंबर 6, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ स्नेल फाइड with a speed of 49 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 degree with the horizontal is, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है सिंपल,